अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन ईसीबी। सेक्शन टॉपिक की पॉइंट्स क्या है। सेक्शन 6.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीबी। डेफिनिशन: commercial borrowings by eligible resident entities from recognized lender in foreign currency or INR, minimum maturity 3 years। ठीक है, कमर्शियल बोरिंग कर रहा है इलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स इन फॉरेन करेंसी और मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 years। ये डिफरेंट डिफरेंट है सर, विद आरबीआई अप्रूवल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग है, बट स्टैंडर्ड मिनिमम मैच्योरिटी 3 years होना चाहिए। सर इसमें दो रूट है, ठीक है, मुझे ईसीबी रेज करना है तो दो रूट से करना पड़ता है। एक है ऑटोमेटिक रूट, एडी कैटेगरी वन बैंक कर सकता है। सेकंड, अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है, जब आपको ईसीबी रेज करना है अंडर अप्रूवल रूट, आपको फॉर्म भर के देना रहता है एडी बैंक, देन एडी बैंक आरबीआई से परमिशन लेगा। तो ये हो गया टू रूट्स है, ऑटोमेटिक रूट, एडी कैटेगरी वन बैंक, सेकंड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। अब टाइप्स कौन से है सर? फॉरेन करेंसी ईसीबी एंड आईएनआर ईसीबी। आप ईसीबी फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो, आईएनआर में भी ले सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर सकते हो, ठीक है, करेंसी के लिए? बैंक का लोन, बॉन्ड डिबेंचर्स, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट्स ग्रेटर देन 3 years, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल लीजेस। सर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या रहता है? ये इन फ्यूचर, आपने जो ईसीबी रेज किया, इन फ्यूचर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल सर, टाटा मोटर इश्यू किया एफसीसीबीजी यूएसटी, इन्वेस्टर जो है बाद में उसको टाटा मोटर्स के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है सर, बट सर ये एफसीईबी क्या है? एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है और रिलायंस की कोई होल्डिंग कंपनी है, रिलायंस ने कोई कंपनी होल्ड किया है। सपोज एग्जांपल लेंगे कि हम जियो का, ठीक है, जियो का, ठीक है, रिलायंस होल्डिंग कंपनी ने फंड रेज किया है ईसीबी से, ठीक है, लेटर डेट इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट देम इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स। ठीक है, जो जियो ने फंड रेज किया है, रिलायंस की होल्डिंग कंपनी है, तो लेटर डेट इन्वेस्टर क्या है, रिलायंस के शेयर्स में वो कन्वर्ट कर सकता है। ओके सर, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे ईसीबी के। इलिजिबल बोरोस, कौन कौन इलिजिबल है? ऑल एंटिटीज इलिजिबल फॉर एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फंड रेज करने के लिए इलिजिबल है वो ईसीबी के अंडर भी इलिजिबल है। स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पोर्ट ट्रस्ट, यूनिटी ने सीजेड, सिडबी, एक्सिम बैंक, रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज। सर रजिस्टर्ड बोला है यहाँ पे, एग्जाम में आपको अनरजिस्टर्ड वाला ऑप्शन आया तो याद रखना उस टाइम पे। ये सिर्फ आईएनआर में फंड रेज कर सकते हैं, आईएनआर ईसीबी ओनली। एंड यूज निगेटिव लिस्ट सर, ठीक है, निगेटिव लिस्ट, इस सेक्टर में ईसीबी बोरोइंग अलाउड नहीं है सर। ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रियल स्टेट एक्टिविटीज, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एंड कॉर्पोरेट पर्पसेस एक्सेप्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। ठीक है सर, सपोज इसमें वर्किंग कैपिटल एंड कॉर्पोरेट पर्पस में फॉरेन इक्विटी होल्डर का शेयर्स रहा तो हम ईसीबी ले सकते हैं, बट नॉर्मल रहेगा तो ईसीबी अलाउड नहीं है। रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स एक्सेप्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। ठीक है, जैसे ऊपर देखा था, इन सपोज किसी कंपनी में फॉरेन इक्विटी होल्डर के शेयर्स है इक्वल टू और ग्रेटर देन 25%, ठीक है सर, तो वो लोन रेज कर सकता है रिपेमेंट के लिए।
ऑन लेंडिंग ऑफ अबोव पर्पजेस। ठीक है सर, किससे किससे हम फंड रेज कर सकते हैं अंडर ईसीबी? रिकॉग्नाइज लेंडर्स, ठीक है, एफएटीएफ, आईओएससीओ कंप्लाइंट कंट्रीज, multilateral regional financial institutions, foreign branches, subsidiaries of Indian banks, ये सीवाईसीबी। जो फॉरेन ब्रांचेस है इंडियन बैंक्स के, सब्सिडरीज एंड फॉरेन ब्रांच, उसमें सर सिर्फ फॉरेन करेंसी ईसीबी रेज कर सकते हैं, आईएनआर ईसीबी नहीं ले सकते। इंडिविजुअल्स, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, ओवरसीज बॉन्ड्स एंड अंडर राइटिंग इन्वेस्टर्स। ठीक है सर, अब नेक्स्ट देखेंगे मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है सर, स्टैंडर्ड 3 इयर्स, मिनिमम स्टैंडर्ड 3 इयर्स होना चाहिए मैच्योरिटी पीरियड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यूएसडी इक्वल्स टू और लेस देन 50 मिलियन, 1 ईयर तक मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए सर, 1 ईयर एंड अबव। फॉर वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट, फॉरेन इक्विटी होल्डर। सर ये फॉरेन इक्विटी होल्डर मैंने अपना केस स्टडी में समझाया है सर। ठीक है, फॉरेन इक्विटी होल्डर क्या रहता है, वो कितना शेयर्स होने के उसे फॉरेन इक्विटी होल्डर कहते हैं। तो इसमें 5 इयर्स अलाउड है। जब वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट में फॉरेन इक्विटी होल्डर रहा तो सर 5 इयर्स अलाउड है। वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट 10 इयर्स। रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स 7 और 10 इयर्स, स्टार्टअप्स 3 इयर्स। ठीक है सर, ऑल इन कॉस्ट सेलिंग, ऑल इन कॉस्ट सेलिंग क्या होता है सर? ऑल इन कॉस्ट में क्या होता है, इंक्लूड होता है सर इंटरेस्ट रेट आपका। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आएगा, जो आपका प्रोसेसिंग फीस रहेगा, चार्जेस रहेगा, गारंटी फीस रहेगा, ईसीए चार्जेस एक्सक्लूडिंग कमिटमेंट चार्जेस एंड विथ होल्डिंग टैक्स। ठीक है सर, तो जो बेंचमार्क प्लस जो भी आपका बीपीएस रहेगा वो ऑल इन कॉस्ट रहेगा सर, उसमें ये सभी चार्जेस आपके इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, फीस, ये सभी उसी इसमें बैठना चाहिए। ठीक है सर, न्यू ईसीबीस बेंचमार्क रेट प्लस 500 बीपीएस, एग्जिस्टिंग ईसीबीएस, अब लाइबोर एबोलिश हो गया सर, अब हम एआरआर यूज करते हैं, अल्टरनेट रेफरेंस रेट। ठीक है, बेंचमार्क रेट प्लस 550 बीपीएस, आईएनआरईसी बीच के लिए सर बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस। सर ये लाइबोर क्यों एबोलिश है उसका भी एक अलग स्टोरी है। ठीक है, ईसीबी अदर करेंसी कन्वर्जन अलाउड फ्रीली, यूएसडी टू यूरो, यूरो टू आईएनआर, ये हम कर सकते हैं। हेज मैंडेटरी फॉर प्रिंसिपल प्लस कूपन, जैसे ही सर आपका लोन डिसबर्स होता है, डिसबर्स होने के दिन से आपको हेज लेना मैंडेटरी है। लिमिट 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक रूट, और अगर 750 मिलियन से ज्यादा रहा तो अप्रूवल रूट रहेगा सर। स्टार्टअप्स के लिए सर यूएसडी 3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो सर 7:1 होना चाहिए, इक्वल्स टू और लेस देन 7:1 होना चाहिए। नो इंडियन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी गारंटी, गारंटी नहीं मिलेगा सर। पार्किंग फंड्स अब्रॉड ओनली फॉर ईएफसी एक्सपेंडिचर, मतलब इसका मतलब क्या है सर, आपका कोई फॉरेन करेंसी का बाहर का कुछ एक्सपेंडिचर है तो आप ईसीबी बाहर के अकाउंट में रख सकते हो। ठीक है, और आईएनआर एक्सपेंडिचर रहेगा तो सर रिपेट्रिएट इमीडिएटली। ओके, टर्म डिपॉजिट्स इक्वल्स टू और लेस देन 12 months। एलआरएन नंबर, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैंडेटरी है आरबीआई से लेना बिफोर ड्रॉ डाउन। ठीक है, कोई पैसा ईसीबी का अकाउंट में आने से पहले आपको एलआरएन नंबर लेना मैंडेटरी है। आपको ईसीबी टू फॉर्म मंथली सबमिट करना है विद इन 7 days ऑफ क्लोज ऑफ दैट मंथ। ठीक है,
रिफाइनेंसिंग अलाउड इफ मैच्योरिटी नॉट रिड्यूस एंड कॉस्ट लोअर। जो आपका ऑल इन कॉस्ट है पहले के एग्जिस्टिंग लोन से कम होना चाहिए और मैच्योरिटी नॉट रिड्यूस, मैच्योरिटी कम नहीं होना चाहिए, तो हम रिफाइनेंसिंग ले सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स। LRN is mandatory, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी बिफोर ड्रॉडाउन। आपका फर्स्ट डिसबर्समेंट होने से पहले आपको LRN नंबर लेना मैंडेटरी है, या ये आपको वायलेशन कहलाया जाएगा। फॉर्म ECB वाया कैटेगरी 1 बैंक, ठीक है, AD को सबमिट करेंगे फॉर्म, और AD करेगा RBI को, ठीक है सर। मंथली फॉर्म ECB2, मंथली फॉर्म कौन सा रहता है सर? ECB2। क्वार्टरली रहेगा ECB3। मंथली फॉर्म ECB2 7 वर्किंग डेज, आपको विद इन 7 वर्किंग डेज में सबमिट करना रहता है। AD टू RBI, कस्टमर सबमिट करेगा AD बैंक को, AD सबमिट करेगा RBI को। 7 वर्किंग डेज मतलब सर जून मंथ का फॉर्म आपको जुलाई के 7 वर्किंग डेज तक आपको RBI को सबमिट करना है। लेट सबमिशन फीस 5K to 1 लाख पर ईयर, आपको लेट सबमिशन फीस सबमिट करना है। और ये 3 साल के बाद भी आप रेगुलराइज कर सकते हो लेट सबमिशन फीस पे करके। कन्वर्शन ऑफ ECB इनटू इक्विटी, ECB टू इक्विटी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा ऑटोमेटिक FDI रूट, ठीक है सर। दो FDI है, एक है ऑटोमेटिक FDI और सेकंड है अप्रूवल। अप्रूवल में आपको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। बट ECB इंटू इक्विटी कन्वर्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है सर? ऑटोमेटिक FDI रूट के अंदर होना चाहिए, वो अप्रूवल रूट में नहीं होना चाहिए। लेंडर्स कंसर्न, लेंडर्स कंसर्न क्या है? जो ECB का जो पैसा दे रहा है लेंडर, उसका प्लस एग्जिस्टिंग लेंडर्स जो है उसका भी आपको कंसेंट लेना है। एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सेक्टोरियल कैप, पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें आप FDI ला रहे हो ECB इंटू इक्विटी, तो उस जो पर्टिकुलर सेक्टोरियल कैप है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्राइसिंग गाइडलाइंस नॉर्म जो है आपको फॉलो करना है। RBI प्रूडेंशियल कंप्लायंस भी फॉलो करना है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आएगा सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। FDI and FPI regulator under non-debt instrument rules 2019, ठीक है सर। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है सर। ये क्या है? लॉन्ग टर्म। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इक्विटी इसमें रहता है, उसका भी सर एक लिमिट रहता है। उसके ऊपर गया आपका इन्वेस्टमेंट तो FDI कहलाएगा, और उसके नीचे रहेगा तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये कौन सा रूल गवर्न करता है सर? NDI रूल्स। कौन सा? NDI रूल्स, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स। किसने फॉर्मुलेट किया है सर? ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है सर। रेगुलेटर्स कौन कौन है सर? DEA, RBI, DPIIT एंड सेबी है सर। ओके, DEA NDI रूल्स फ्रेम करता है सर। RBI क्या करेगा सर? फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो और आउटफ्लो है वो रेगुलेट करेगा अंडर फेमा। ओके, ठीक है। DPIIT सर, DIPP अभी रिप्लेस हो गया है सर DPIIT से। ओके, DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये क्या करता है सर? DPIIT सेक्टोरियल कैप जो है, सेक्टोरियल कैप एंड FDI पॉलिसी, पर्टिकुलर सेक्टर में इतना सेक्टोरियल कैप होना चाहिए सर। ओके, सेबी क्या रेगुलेट करता है सर? FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो FPI रहता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है सर। अब
FYPB abolished in 2019। FYPB में क्या सर, बहुत टाइम लगता था, लेंदी था प्रोसेस, तो ये एबोलिश कर दिया गया और इसके जगह पे आया सर अभी फर्म्स। फर्म्स पोर्टल है, और FYPB एबोलिश करके आपको डायरेक्ट अब उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से आपको परमिशन लेना रहता है। ठीक है, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री रहेगी उससे आपको परमिशन लेना रहेगा। सब अब कोल में सर ये दिया है, तो आपको कोल के मिनिस्ट्री का लेना पड़ेगा। बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में है तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेना पड़ेगा। ठीक है सर। फर्म्स पोर्टल रिपोर्टिंग सर, ये क्या है सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। सर इसमें आपको FDI रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है, आपको इस पोर्टल में आपको रिपोर्ट करना है। ओके सर, और ये मेंटेन करता है सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है, आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सभी चीजें जो है आपको इसमें रिपोर्ट करना रहता है। आपने लेट किया तो आपको लेट सबमिशन फीस भी देना पड़ेगा। ठीक है सर। अब सर FDI एंड FPI क्या है? FDI क्या है सर, ये इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10% इक्विटी शेयर्स है सर। ठीक है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10% इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, तो अब FDI कहलाएगा। कोई भी कंपनी में, ठीक है सर, कोई भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10% आएगा तो FDI रहेगा सर। ओके, और FPI क्या रहेगा सर, लेस देन 10% इक्विटी, ये रहेगा FPI। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर, ये हम इसमें डिस्कस किया है सर अपना केस स्टडीज में। ठीक है, क्या रहता है, सपोज कोई फॉरेन कंपनी XYZ कंपनी इंडिया में ABC कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और ABC कंपनी इंडिया में ही कोई और एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हो गया सर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। सेक्टोरियल कैप्स एज पर DIPP एंड DPIPT। ठीक है सर। और FVCI रजिस्टर्ड विथ सेबी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विथ सेबी, स्टार्टअप्स recognition up to 7 years and 10 years for biotech, टर्नओवर क्या सर रहेगा सर, इक्वल्स टू और लेस देन 100 करोड़। ठीक है सर। इलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर, PROI, NRIs, OCIs, foreign national, OCBs, if RBI clear FPIs है, foreign venture capital investors। ठीक है सर। अंडर FDI इलिजिबल इन्वेस्टमेंट लिस्ट, कौन कौन फंड अंडर FDI ले सकता है? इंडियन कंपनीज रजिस्टर्ड विथ कंपनीज एक्ट 2013, सेबी रेगुलेटेड फंड, REITs, INVITs, AIFs, LLPs, startups, स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इलिजिबल इंस्ट्रूमेंट कौन से है सर, फुल्ली पार्शियली पेड इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स, कन्वर्टेबल नोट्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ESOPs, इक्विटी स्वैप, import of capital goods, conversion of PCB into equity। प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन से है सर, लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, रियल एस्टेट, फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग, टोबैको, ये जो है क्लोज सेक्टर, वो प्रोहिबिटेड है। रूल्स ऑन प्लेज ऑफ शेयर्स, NRI कैन प्लेज शेयर्स फॉर जेन्युइन बिजनेस क्रेडिट, एनुअल ऑडिटर डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। रिपोर्टिंग वाया फर्म्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स रहता है आपको फर्म्स थ्रू रिपोर्ट करना रहता है, इसके लिए वेरियस फॉर्म्स है सर, FCGPR, FCTRS, LLPI, CN, ETC, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है, और आपने लेट किया तो आपको लेट फीस भरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन, MOA, KYC ऑफ इन्वेस्टर, बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए, डिक्लेरेशन, फर्म्स पोर्टल एक्नॉलेजमेंट,
रिफंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें आएगा एफसी, टीआरएस आउटवर्ड, फॉर्म ए टू, एफआईआरसी, बोर्ड रिजोल्यूशन। ओके सर।